देखिए, तो अभी 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 जो हम लोग बात करेंगे, इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें बात किया गया था, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो है बताया गया था रिमेटॉइड आर्थराइटिस के एटियोपैथोजेनेसिस एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये वाला वीडियो में हम लोग एटियोपैथोजेनेसिस जो है एक्सप्लेन करते हैं। एटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सिंगल फैक्टर जो है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस काउज नहीं करेगा। ना तो सिंगल जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, ना ही सिंगल इन्वॉल्वमेंटल फैक्टर होगा तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। बोथ कंबाइन होना चाहिए, बोथ जेनेटिक फैक्टर प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर, जब दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा तब जाके रिमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, सिंगल इंडिविजुअल से नहीं होगा। तो मतलब दोनों फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जेनेटिक फैक्टर होगा, जेनेटिक फैक्टर होगा प्लस उसके साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर होगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों एक साथ जब आएंगे तब जाकर रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, सिंगल से नहीं काम होगा। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है? जनरली हुआ क्या कि जब रिमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट थे उनको उनका जो ब्लड सैंपल लिया गया तो उनके ब्लड सैंपल के अंदर देखा गया कि उनके बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था, वो एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज़ बन रहे थे और रिमेटॉइड फैक्टर है वो बन रहे थे। तो बाद में पता चला कि ये बन की क्यों रहा है, तो देखा गया कि कुछ जीन वगैरह है उसके अंदर डिफेक्ट है। जेनेटिक्स का भी मतलब एनालिसिस किया गया, तो जब जेनेटिक्स का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि MHC2 सरफेस प्रोटीन होता है, उसको बनाने के लिए HLA-DR जीन होता है। तो MHC2 मॉलिक्यूल जो सरफेस प्रोटीन होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर जो MHC2 मॉलिक्यूल्स होता है, इस MHC2 मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए 3 जीन इम्पोर्टेंस होता है। एक को बोलते हैं HLA-DP, HLA-DQ एंड HLDR। ये सारा चीज़ पिछला वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या देखने को मिला कि जो HLA-DR जीन है ना, इसके बहुत सारे एलिल्स होते हैं, तो उसी में से एक कॉमन एलिल्स वगैरह आ गया जिसको बोला जा रहा है HLA-DR4, HLA-DR1 एंड HLA-DR10। इसमें से भी मोस्ट कॉमन जो है वो HLA-DR4 ही है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या देखा गया कि जो MHC2 सरफेस प्रोटीन है उसको बनाने के लिए ये HLA-DR4 क्या है जीन है, वो इम्पोर्टेंस होता है। तो ये जीन में क्या होता है? डिफेक्ट हो जाता है। HLA-DR4 जीन में क्या होता है? डिफेक्ट हो जाता है। तो HLA-DR4 में डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल MHC2 सरफेस प्रोटीन फॉर्म होने लगता है। तो एबनॉर्मल MHC2 सरफेस प्रोटीन बनने की वजह से क्या होता है? दे गेन द एबिलिटी टू बाइंड विथ सेल्फ एंटीजन। इसके पास क्या एबिलिटी आ जाता है? दे गेन एबिलिटी टू बाइंड विथ सेल्फ एंटीजन। देखिए, नॉर्मली जो MHC2 मॉलिक्यूल्स है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके पास एबिलिटी नहीं होता है कि बॉडी के सेल्फ एंटीजन है उसके साथ बाइंड करेगा। नॉर्मल कंडीशन में ये जो फॉरेन एंटीजन होता है सिर्फ उसी से बाइंड कर सकता है, लेकिन ये जो जीन है HLA-DR4 जीन जो कि MHC2 मॉलिक्यूल्स के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये HLA-DR4 जीन में म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है कि अब जो MHC2 मॉलिक्यूल्स बनेगा उसके पास एबिलिटी आ जाएगा कि बॉडी के जो एबनॉर्मल सेल्फ एंटीजन है उसको बाइंड कर सके। तो ये तो जेनेटिक फैक्टर हो गया। जेनेटिक फैक्टर में यही मैं बोलना चाह रहा था कि HLA-DR4 जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो
जो 2 मॉलिक्यूल्स बनता है उसके पास एबिलिटी आ जाता है कि बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है उसको अपने पॉकेट में फिट कर सकता है। ना इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है आपका स्मोकिंग हो गया या वायरल प्लस वायरल इन्फेक्शन। तो स्मोकिंग या वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, स्मोकिंग या वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर कहीं पर आर्जिनिन प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है कि स्मोकिंग या वायरल इन्फेक्शन की वजह से इस आर्जिनिन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस आर्जिनिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है सिट्रोलिन में। दोनों एक अमाइनो एसिड ही है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिट्रोलिनेशन ना। तो स्मोकिंग या वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, वैसे पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके पास आर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, तो उस आर्जिनिन अमाइनो एसिड को सिट्रोलिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जब अमाइनो बॉडी के वैसे सेल पेप्टाइड जिसके पास आर्जिनिन प्रेजेंट है उसको सिट्रोलिन में जब कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स है, अब वो अपने जो पॉकेट्स है MHC2 के जो जहाँ पर एक फॉरेन एंटीजन बाइंड कर सकता था, अब उस पॉकेट में क्या करेगा कि ये सिट्रोलिन जाके बाइंड करेगा और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। बात करते हैं इसको डायग्रामेटिक तरह से, ऐसे मुझे पता समझ में ज़्यादा क्लियर नहीं आता है। इटियोपैथोजेनेसिस किसका, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का। इटियोपैथोजेनेसिस देखते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस का क्या हो रहा है। देखिए ये क्या है, ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास है MHC, ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, सॉरी MHC नहीं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर MHC प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के एग्जांपल मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकते हैं, मोस्टली ये दो होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं बट देखते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है उसके सरफेस पे क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के सरफेस पे क्या होते हैं, इस एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स है इसके सरफेस पर ये होते हैं आपके MHC2 मॉलिक्यूल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सरफेस पर क्या होते हैं, MHC2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। MHC2 मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उनका मेन काम क्या है कि फॉरेन एंटीजन है उसको बाइंड करेगा, बॉडी के सेल्फ एंटीजन है उससे बाइंड नहीं करेगा। लेकिन ये जो MHC2 मॉलिक्यूल्स है उसके बनाने वाले जो जीन होते हैं उसमें से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन होता है उसका बोलते हैं HLA-DR4। तो ये HLA-DR4 जीन है ना, वो क्या होता है, उसमें म्यूटेशन हो गया होता है। तो HLA-DR4 जीन में म्यूटेशन होने की वजह से ये जो MHC2 मॉलिक्यूल्स बना है ना वो एबनॉर्मल है, ठीक है। अगर MHC2 मॉलिक्यूल्स अगर नॉर्मल होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एंटीजन है, सिर्फ उसी को बाइंड करेगा अपना ये जो पॉकेट्स है उसमें। लेकिन HLA-DR4 जीन में डिफेक्ट अगर हो गया होगा तो उस कंडीशन में ये बॉडी के जो सेल्फ एंटीजन है ना, ये सेल्फ पेप्टाइड बोलते हैं, उसको भी ये बाइंड कर लेगा। तो ये यहाँ तक जो था वो तो जेनेटिक फैक्टर है, ये क्या है, जेनेटिक फैक्टर है। और अभी तक मैंने बोला कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं करेगा, बोथ जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा तब जाकर ये डिसीज होगा।
तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा कि स्मोकिंग हो गया प्लस वायरल इन्फेक्शन हो गया ना। तो स्मोकिंग और वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि ये मान लीजिए कि आपका बॉडी का जो है वो नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है। इस नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या है, यहाँ पर कुछ आर्जिनिन अमाइनो एसिड है वो प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पर आपका आर्जिनिन अमाइनो एसिड है वो प्रेजेंट है। नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर आर्जिनिन अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ये क्या आ गया, आर्जिनिन। अब हुआ क्या कि स्मोकिंग की वजह से क्या हो गया, स्मोकिंग हो गया या वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में। आर्जिनिन अमाइनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रोलिन में। आर्जिनिन अमाइनो एसिड जो है वो कन्वर्ट हो गया है सिट्रोलिन में। लीजिए भाई, आर्जिनिन अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर दिए हैं सिट्रोलिन में ना। ये क्या है, सिट्रोलिन। और आर्जिनिन जब सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिट्रोलिनेशन ना। ठीक है, ओके। तो हुआ क्या कि स्मोकिंग और वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया कि जो नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन था, ये क्या हो गया, अब एबनॉर्मल हो गया। तो हमारे बॉडीज के अंदर नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन थे जिसमें आर्जिनिन प्रेजेंट था। हुआ क्या कि वायरल इन्फेक्शन हुआ। तो वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से ये क्या हो गया कि जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है ना वो सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वायरल इन्फेक्शन की वजह से आर्जिनिन अमाइनो एसिड सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिट्रोलिनेशन। अब अगर यहाँ पर MHC2 मॉलिक्यूल्स नॉर्मल होता, अगर MHC2 मॉलिक्यूल नॉर्मल होता है तो ये जो एबनॉर्मल इंडोजीनस प्रोटीन बना है ना, उसको इसके अपना जो पॉकेट है उसमें फिट नहीं होने देता। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो जीन है HLA-DR4 जीन है, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये जो MHC2 मॉलिक्यूल्स बना है एबनॉर्मल बना है। तो एबनॉर्मल बनने की वजह से अब ये क्या करेगा ना, ये इसके पॉकेट में फिट बैठ जाएगा। नॉर्मल अगर रहता तब तो इसको बाइंड नहीं करने देता, लेकिन एबनॉर्मल ये बन गया किसकी वजह से, ये एक तो एबनॉर्मल प्रोटीन ये बना इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, और दूसरा जो है HLA-DR4 जीन है उसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये एबनॉर्मल MHC2 मॉलिक्यूल्स बन गया। इस वजह से अब इसके पास एबिलिटी आ जाता है कि ये जो एबनॉर्मल इंडोजीनस पेप्टाइड बना है उसको अपने पॉकेट में फिट करा सकता है। और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर है, दोनों का रिजल्ट ये होगा कि टी सेल जो है टी सेल के पास प्रेजेंट करेगा और उसके रिजल्ट में क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा मतलब एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने का मतलब एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके आगे वाला स्टेप में क्या होता है, किस तरीके से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है वो कॉज करेगा। देखिए, ये वाला जो सेल्स था हमने क्या बोला था कि ये जो सेल्स है भाई साहब बहुत खुश लग रहे हैं। इनका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से उनके सरफेस पर क्या है, MHC मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये क्या है, एबनॉर्मल MHC2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इस एबनॉर्मल MHC2 मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एबनॉर्मल इंडोजीनस पॉलीपेप्टाइड भी प्रेजेंट है।
एबनॉर्मल इंडोजीनस पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है, एबनॉर्मल इंडोजीनस पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट है। ये क्या आ गया, एबनॉर्मल एबनॉर्मल इंडोजीनस पेप्टाइड, या इसको एबनॉर्मल सेल्फ एंटीजन बोल सकते हैं, एबनॉर्मल सेल्फ एंटीजन है वो प्रेजेंट है। अब ये क्या किया, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा टी सेल के पास। ये भाई साहब जाएंगे कहाँ पर, टी सेल के पास ना। ये क्या है, टी सेल्स है, टी नोट सेल्स है, मतलब इनिशियली ये इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, उसी के द्वारा एक्टिवेट हो गया। तो इसका जो रिसेप्टर होता है ना, जिसको बोलते हैं टीसीआर रिसेप्टर, ये क्या हो गया, टीसीआर रिसेप्टर हो गया। तो ये टीसीआर रिसेप्टर क्या करेगा, ये जो एबनॉर्मल इंडोजीनस पेप्टाइड है या एबनॉर्मल सेल्फ एंटीजन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसके सरफेस पर एक और प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं MHCD4 रिसेप्टर, CD4 पॉजिटिव रिसेप्टर। तो दोनों के इंटरेक्शन का रिजल्ट क्या हो गया, CD4 पॉजिटिव और TCR के रिजल्ट, मतलब इंटरेक्शन का रिजल्ट ये हो गया कि ये जो सेल्स हो गए एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होके 3 डिफरेंट तरह के टी सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, 3 डिफरेंट टी सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। एक टी सेल को क्या बोलेंगे, T17, एक को बोला गया है TH1, एक को बोला गया है TH2। ठीक है, तो T17 जो सेल्स है वो क्या करता है, T17 सेल्स क्या करता है, T17 सेल्स जो है इंटरल्यूकिन 17 जो है वो सिक्रेट करेगा। इंटरल्यूकिन 17 क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 17 क्या करता है कि एक्टिवेट द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, एक्टिवेट द न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है उसको एक्टिवेट करेगा। TH1 क्या करता है, TH1 इंटरफेरोन गामा है उसका सिक्रेशन करता है, और इंटरफेरोन गामा क्या करता है कि एक्टिवेट द माइक्रोफेज, एक्टिवेट माइक्रोफेज। TH2 सेल क्या करता है, TH2 सेल क्या करेगा कि एक्टिवेट द बी सेल्स। बी सेल क्या करेगा, प्लाज्मा सेल है उसको में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज का बनाएगा। एंटीबॉडीज कौन सा बनता है, 2 इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज यहाँ पर बनता है, एक को बोलते हैं साइक्लिक CCP और एक को बोलते हैं रिमिटॉइड फैक्टर। रिमिटॉइड फैक्टर उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो साइक्लिक CCP है ना वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देखने को मिलता है रिमिटॉइड आर्थराइटिस के केस में। तो अब तक मैंने क्या बोला, अब तक मैंने ये बोला कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है वो ये जो एबनॉर्मल इंडोजीनस पेप्टाइड्स है उसको टी सेल के सामने जाके प्रेजेंट करेगा। टी सेल क्या करेगा, दिखेगा कि अरे ये तो एबनॉर्मल एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट में ये अपने आप इनिशियली इनएक्टिव होता है, बाद में एक्टिव होकर डिफ्रेंशिएट करेगा T17, TH1 एंड TH2 में। T17 क्या करेगा, इंटरलोकिन 17 जो है वो रिलीज करेगा जो कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स है उसको एक्टिवेट करेगा। TH1 इंटरफेरोन गामा है वो रिलीज करेगा जो कि एक्टिवेट द माइक्रोफेज, और TH2 जो है एक्टिव जो बी सेल्स है उसको एक्टिवेट करेगा, बी सेल प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट करेगा और साइक्लिक CCP एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेगा। ये जो साइक्लिक CCP एंटीबॉडीज है ना वो क्या करता है कि ज्वाइंट्स के जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ना उस पर जाकर अटैक्स करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो इसी के वजह से क्या हो जाता है कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। देखते हैं इसको अभी, और अभी इतना जल्दी लेक्चर खत्म नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। ये डायग्राम तो अब तक क्लियर है, इसके आगे से अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमने 3 तरह के सेल्स बनाए थे, इसको बोला गया था T17, इसको बोला गया था TH1 और इसको बोला गया था TH2। तो T17 क्या रिलीज कर रहा था, इंटरल्यूकिन 17। इंटरल्यूकिन 17 क्या कर रहा था, इंटरल्यूकिन 17 जो था वो एक्टिवेट कर दे रहा था क्या, न्यूट्रोफिल्स
न्यूट्रोफिल्स जो है उसको एक्टिवेट कर रहे थे, और मोनोसाइट्स है उसको एक्टिवेट करेगा। तो एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट वो क्या करेगा, ये जो कार्टिलेज है उसको डैमेज करेगा। जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, तो कार्टिलेज को डैमेज करेगा। TH1 क्या करेगा, TH1 क्या करेगा कि ये रिलीज कर रहा था इंटरफेरोन गामा। ओके ठीक है, तो इंटरफेरोन गामा जो है वो क्या कर रहा था, एक्टिवेटेड माइक्रोफेज क्या करेगा, एक्टिवेटेड माइक्रोफेज रिलीजेस TNF, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। ये सब क्या करता है, जो एंजियोजेनेसिस होता है उसमें रोल प्ले करता है। एंजियोजेनेसिस मतलब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है जॉइंट्स के लेवल पर। तो ये दोनों का तो काम देख लीजिए। TH2 सेल्स जो है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए। ये क्या है, TH2 सेल्स है। तो TH2 सेल क्या किया, TH2 सेल एक्टिवेट किया किस में, B सेल्स है, B सेल्स है उसको एक्टिवेट किया। और B सेल किस में चेंज हो गया, प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो गया, प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स क्या करे, धड़ाधड़ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दिया। कौन सा एंटीबॉडीज है, साइक्लिक CCP एंटीबॉडीज। साइक्लिक CCP एंटीबॉडीज क्या करता है, साइक्लिक CCP एंटीबॉडीज अटैक द साइनोवियम एंड डिस्ट्रॉय देम। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो एंटीबॉडीज है इंडिविजुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉय द साइनोवियम? बिल्कुल नहीं। एंटीबॉडी इटसेल्फ कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, एंटीबॉडी हेल्प लेगा किसका, माइक्रोफेज का हेल्प लेगा, न्यूट्रोफिल्स का हेल्प लेगा ना, तब जाकर फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस होगी उसमें वो डिस्ट्रक्शन करेगा। इंडिविजुअल एंटीबॉडी कैसे डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करेगा किस में, बाय फेगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, बाय फेगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में MHC कॉम्प्लेक्स बनता है, MHC मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये फेगोसाइटोसिस और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, उससे क्या करेगा कि ये जो साइनोवियम है उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो उसके डिस्ट्रक्शन कैसे होता है उसको अब देखते हैं। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका ज्वाइंट्स में ये क्या बना दिए हैं, ज्वाइंट्स में ये आपका बन गया है ज्वाइंट्स में ये आपका बन गया साइनोवियम या इसी को साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर होता है कार्टिलेज। तो ये आपका हो गया क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज, और आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर क्या होगा, बोन होगा। आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर क्या हो गया, बोन्स हो गया। तो होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज बना ना, जो साइक्लिक ये जो सब एंटीबॉडीज बना जिसको साइक्लिक CCP एंटीबॉडी बोल रहे हैं, वो क्या करेगा कि इसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा। ये जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो जब ये साइक्लिक CCP एंटीबॉडी जब इस साइनोवियम मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लगेगा, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो साइनोवियम मेम्ब्रेन होता है उसका प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब साइनोवियम मेम्ब्रेन का प्रोलिफरेशन होना एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स लीड्स टू क्या, हाइपरप्लेसिया।
साइक्लिक सीसीपी अटैक ऑन साइनोवियम, साइनोवियम पर अटैक्स करेगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि साइनोवियम हाइपरप्लेसिया हो जाता है। साइनोवियम हाइपरप्लेसिया। ओके, तो ये जो साइक्लिक सीसीपी एंटीबॉडीज है अटैक द साइनोवियम, तो साइनोवियम पर जब अटैक हो गया तो उसका प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन को क्या बोलते हैं? साइनोवियम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। तो साइनोवियम हाइपरप्लेसिया की वजह से क्या होता है, जो साइनोवियम मेम्ब्रेन होता है दे शो अ वेवी अपीयरेंस। तो साइनोवियम क्या होता है? साइनोवियम हैविंग वेवी अपीयरेंस, साइनोवियम हैविंग अ वेवी अपीयरेंस। ये किस तरह का शो करेगा? वेवी अपीयरेंस शो करेगा। साइनोवियम हैविंग अ वेवी अपीयरेंस। ये आपका हो गया साइनोवियम, साइनोवियम हैविंग अ वेवी अपीयरेंस। वेवी अपीयरेंस किसकी वजह से हो गया? हाइपरप्लेसिया की वजह से होता है। और हाइपरप्लेसिया क्यों हो गया? क्योंकि एंटीबॉडी जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो ये वेवी अपीयरेंस शो करेगा। अच्छा, इसके एंटीबॉडी तो अटैक करता ही है, साथ में लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स वगैरह है वो भी अटैक्स करेगा। ये सभी क्या हो गया? लिम्फोसाइट्स वगैरह है वो भी आ जाते हैं। ये क्या हो गया? लिम्फोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। कुछ मोनोसाइट्स वगैरह है वो भी आ जाएंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बना इसको बोलते हैं पैनस। तो पैनस क्या है? पैनस क्या है? वेवी, पैनस इज द वेवी अपीयरेंस ऑफ, पैनस इज द वेवी अपीयरेंस ऑफ साइनोवियम, पैनस इज द वेवी अपीयरेंस ऑफ साइनोवियम हैविंग lymphocytes, मोनोसाइट्स। हाँ, तो ये इन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं? पैनस बोलते हैं। अच्छा, ये जो है ना इंटरलॉकिंग फैशन में दिखता है, इंटरलॉकिंग फैशन में दिखता है। तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होता है ना, पूरा एक दूसरे से जब इंटरलॉकिंग हो जाता है तो मॉर्निंग वगैरह में जब हम लोग सुबह जिनको ये बीमारी वगैरह होता है तो जो सुबह में मॉर्निंग के अंदर क्या दिखता है कि ये पूरा जो है एक दूसरे से लॉक कर जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। तो इंटरलॉकिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस ओवरऑल पूरा इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन वगैरह वो भी हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन हो गया, मॉर्निंग स्टिफनेस हो गया, ये सारा फीचर को क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये ओवरऑल पैथोजेनेसिस हो गया, कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हो गया। और यहाँ पर लेक्चर का द एंड होता है। गुड नाइट।